Universe 66 point। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। बिहार में एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आपको याद होगा कि साल 2020 में जिस वक्त बिहार के असेंबली इंतखाबात होने वाले थे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने रोजगार के मसले को, नौकरियों को लेकर और बेरोजगारी को लेकर जोरों शोर से इस मुद्दे को उठाया था। इस पर अपोजिशन की तरफ से भी, मतलब जो उस वक्त सरकार थी, या ये कहा जाए कि एनडीए की तरफ से काफी बयानबाजी हुई थी और लालू यादव के दौर को जंगल राज कहा गया था और इस पर काफी ज्यादा सियासत देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ इख्तिदार में आए हैं, नायब वजीर आला बिहार के बने हैं, तो हलफ लेने के बाद उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने यही कहा कि 1 महीने के अंदर 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी। यह बयान तो अपनी जगह 2020 से ही यह बयान चल रहा है, लेकिन एक बार फिर जब तेजस्वी यादव इख्तिदार में आए तो उन्होंने यह बयान दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि वसाइल कहां से आएंगे, क्या कुछ करने की जरूरत होगी, क्या इतनी इस्तेताअत सरकार के पास है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरियां दे सके, या महज इसे एक सियासी जुमला कहा जाए। आज इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर अजफर शमसी साहब हैं, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू से। कुंतल कृष्णा जी हैं, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। और उचित शर्मा साहब हैं, जो कि सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। नेमतुल्लाह जी, 2020 के चुनाव में बिहार की रोजगारी, बदहाली, पिछड़ापन को लेकर काफी सियासत हुई थी, बयानबाजी हुई थी, लेकिन एक बार फिर इस पे बहस छिड़ गई है। तेजस्वी यादव ने, नई जो सरकार बनी है जेडीयू और आरजेडी के इत्तेहाद में, इस पे फिर से अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 महीने के अंदर बिहार के 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। जी, इसमें गलत क्या कहा है, उन्होंने सही कहा है जी। इसमें हम लोग बैठेंगे, कैबिनेट का विस्तार, अभी 2 ही मंत्री लिए हैं, कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें सारा सृजन होगा, और कितने पद खाली हैं, हर डिपार्टमेंट में काफी खाली है, इस सब को इकट्ठा किया जाएगा, फिर रोजगार का व्यवस्था होगा। जब उन्होंने कहा है तो इस पर पूरा चर्चा होगा, मुख्यमंत्री से राय मशवरा करके वो आगे इस पर कदम आगे बढ़ाएंगे और ये जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा पूरा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और जो बेरोजगारी है, पूरे बेरोजगारी जो दिन पर दिन बढ़ रही है, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बेरोजगार, महंगाई, बदहाली और बढ़ा दिया है। इसीलिए हम लोगों ने हमेशा ये डिमांड किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, पैकेज दो। माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ बोली लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिया। और दिन पर दिन अपने वसाइल से नीतीश कुमार ने जो बिहार का विकास किया है, वो एक अपने आप में एक सराहनीय काम किया है। आगे भी वसाइल जोड़ो। आप जानते हैं कि शराबबंदी हो गया, झारखंड हमारा अलग हो गया, झारखंड बंटवारे के बाद से जो इकोनॉमी थी बिहार की वो कम हो गई। उस वक्त से मांगा जा रहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट दे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। वादा भी करके इन लोगों ने नकार दिया और बिहार पर विशेष ध्यान देना बंद कर दिया। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है और ये आगे भी बिहार के हित के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और उस पर नौजवानों को तरजीह दी जाएगी उनकी नौकरी के लिए। नहीं, अच्छा ऐलान है। बस जरूरत इस बात की है कि जो ऐलान किया गया है ये महज ऐलान तक न रहे, बल्कि इस पर अमल भी होना चाहिए। ऐलान तो बहुत होते रहते हैं, सियासी ऐलानात होते हैं इस तरह के, कि ऐलान कर दिया जाता है लेकिन फिर बाद में वो जो वादे होते हैं वो वफा नहीं होते हैं। जी हुराना साहब, ऐलान तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 10 लाख रुपया देंगे, खाता में भेजेंगे 15 लाख रुपया हर खाताधारी को।
और इस सब उसके बाद में उन्होंने उनके माननीय अमित शाह जो है होम मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि ये तो जुमलाबाजी था। तो ये स्टंट उन्होंने तो पूरे देश में नहीं, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अमल होना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी ना, बल्कि उस पर अमल होना चाहिए। मैं कुंतल कृष्णा जी आपके पास आना चाहूंगा। कुंतल कृष्णा जी, आप बिहार में जिस तरह से नेमतुल्लाह जी बता रहे थे कि आज बिहार में रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और आप अगर आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट, स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए, टीचरों के वहां पर जो ओहदे हैं, असामियां हैं, वो खाली पड़ी हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाइए, डॉक्टर्स और नर्सों की जगह खाली पड़ी हुई है। इसी तरह से दूसरे जितने डिपार्टमेंट हैं, सब में एक बड़ी तादाद ऐसी है जहां पर जगह खाली पड़ी है, लेकिन नौकरियां नहीं है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव का जो बयान आया कि 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को 1 महीने के अंदर नौकरी दी जाएगी, कैसे देखा जाए? क्योंकि आप लोग भी जो अब महागठबंधन है इसका हिस्सा है, इसका अलायंस है। कृष्णा जी। अबू साहब, तेजस्वी यादव ने ये बयान अभी सरकार में आने के बाद नहीं दिया जी। तेजस्वी यादव ने ये बयान जिस वक्त 2020 के असेंबली इलेक्शन थे उसी दरमियान कहा था कि साहब ये हमारा वायदा है अगर हम सरकार में आते हैं। और तेजस्वी यादव ने सरकार में आने के बाद अगर अपने उस वायदे को पूरा करने के लिए फिर से जनता के सामने कुछ याद दिलाया है, तब तो हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि वो आज के दिन में तो ऐसे सियासी ब्रीड बहुत कम बच गए हैं जो अपनी बातों को याद रखते हैं। आपको भी याद होगा, आजकल तो सारी, जैसे आपने भी कहा कि कहीं सरकारी जुमला ही तो नहीं है, तो सियासी जुमला और सरकारी जुमला आज जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जैसी चीजें देखी हैं बिहार की और भारत की सियासत में, उससे तो ऐसी ब्रीड को हमें सलाम करना चाहिए कि अभी भी सियासत में ऐसे लोग बच गए हैं जिन्होंने जो बात कही उस पर आज भी अमल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीयत ठीक है, नीयत साफ है, साफ नीयत के साथ ये बात कही है। और तेजस्वी यादव आज के दिन में डिप्टी सीएम है, तो सदर साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने जब मिलजुल करके कुछ बात कही है तो बात में तो दम होगा ही होगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, वक्त आने दें, अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होनी बाकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होने दें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सामने भी ये बयान बिल्कुल जमीन पे उतरेगा, ये सियासी बयान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मेरा आपसे वायदा है। ठीक है, यानी जो बात कही जा रही है उसे जमीन पर एक तरह से उतारा जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। मैं प्रोफेसर असफर शमसी साहब आपके पास आऊंगा। शमसी साहब, 2020 में भी जब यह बयान तेजस्वी यादव ने दिया था तो इस पर काफी चेमेगोइयां हुई थी, काफी इस पर बहस छिड़ गई थी। अब तेजस्वी यादव सरकार में है, डिप्टी सीएम है, और उन्होंने वादा किया है कि 20 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी। और आप खुद अच्छे से जानते हैं शमसी साहब कि बिहार में रोजगार को लेकर जो हालात हैं वो किस तरह के हैं, कितने संगीन और कितने खराब हालात हैं। देखिए, मुझे तो राजेश खन्ना का वो गाना याद आ रहा है जी। इसमें उन्होंने कहा था कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट सीधा साधा। तो ठीक है, उन्होंने बोला, लेकिन डायरेक्ट वो बनने के बाद उनकी भाषा में परिवर्तन आ गया। वो कहने लगे कि मेरी सरकार, मैं और हम, ये 2 वर्ड बोले कि मैं और हम। तो सवाल है, हम डायरेक्ट कहने का मतलब था, तो भाई आपने कहा है, तो आपने तो पूरा डाटा दिया था, और उस डाटे में आपने सरकारी नौकरी की बात की थी। केवल आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं की थी। आप तो कहे थे कि सरकारी नौकरियों में हम इतना देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप आए हैं, लेकिन केवल बोलने से नहीं होता है, उस पर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जहां पर माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, क्या बोले थे? अगर आप 17 का ट्वीट उठा के देखिए तो लालू जी क्या बोले थे कि जिस तरह सांप हर 2 साल में अपनी कचली बदलता है, उसी तरह नीतीश जी कचली बदलते हैं। कौन लोग बोले थे कि उनके पेट में दांत है? किसने कहा था ये बात कि पलटू चाचा है? तो बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। हकीकत ये है कि ये सरकार वही सरकार है। बताना चाहिए नीतीश जी को कि जब वो अलग हुए थे तो क्या कह के अलग हुए थे, करप्शन के सवाल पर कह के अलग हुए थे, और वो बोले थे कि
तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि जो उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं भ्रष्टाचार के या अपने वकील के माध्यम से, क्या आज ये सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए? आज वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए? अभी तो सवाल ये पैदा होता है कि आप देखिए आगे क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ये फिर वही याद पुरानी आ गई। अभी सरकार बनी है, शायद आपके चैनलों पर भी आया होगा कि 2 दिन के अंदर किस तरह से पटना में लूटपाट शुरू हुई है। यानी जंगल राज भी नहीं, महाजंगल राज, जिनका वर्किंग कल्चर इस प्रकार का रहा है, और उसी वर्किंग कल्चर के खिलाफ जाकर नीतीश जी जब तक बीजेपी की सरकार रही तब तक लूटपाट नहीं हुई, जब तक बीजेपी की सरकार रही तब तक गुंडागर्दी नहीं हुई। नहीं, ये 2 दिन के अंदर, और जब भी अगर हम सरकार में रहने के बाद भी अगर सरकार की खामियां थी तो हम उन बातों को उठाते रहते थे। अगर शराबबंदी का मामला था, शराबबंदी हुई थी, सब लोग साथ थे, लेकिन जब शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, पुलिसों के अंदर उसकी बिक्री हो रही थी, हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने आवाज उठाया कि यह गलत हो रहा है। तो हम तो विपक्ष में भी एक पॉजिटिव बात को उठाते रहेंगे, सरकार में थे तब भी उठाते रहेंगे। आज जो लोग ये बात कह रहे हैं, नहीं तो अब आप लोग विपक्ष में हैं, आप अपोजिशन में क्या चाहते हैं कि नौकरी सरकार दे कि ना दे? निश्चित रूप से देना चाहिए। मैं तो बार बार बोल रहा हूं जी, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि जो उन्होंने वादा किया है उसका, क्योंकि उन्होंने डाटा के साथ किया था कि कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से सीट खाली है सरकारी, बिल्कुल गैर सरकारी को छोड़ दीजिए, और अब उनके बाद में ही डाइवर्शन हो गया, मैं और हम का इस्तेमाल वो करने लगे, और वो 10 से नीचे कहे मैं इसको करूंगा, अभी मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं हूं, उप मुख्यमंत्री हूं। तो खैर, इससे तो आपका इंटेंशन का पता चलता है, लेकिन ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से, बिल्कुल जनता सब कुछ समझती है, और जनता ये भी देख रही कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 महीने के अंदर हम इस पर कदम उठाएंगे, काम करेंगे, तो अब जनता ये भी आगे आगे देखेगी कि उनका 1 महीना सिर्फ ये एक महज जुमला है या फिर इस पर काम भी होगा। मैं उचित शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे कुछ चीजें बिहार से मुतालिक समझ लेता हूं। उचित शर्मा जी, जो आंकड़े हैं आप देखिए कि बिहार में मुल्क की 3री सबसे बड़ी आबादी है, और गरीबी की अगर बात की जाए, पिछड़ेपन की बात की जाए, तो मुल्क में सबसे पिछड़ी रियासत बिहार को बताया जाता है आंकड़ों के हिसाब से। अब जब नौकरियों की बात होती है तो आप देखिए, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, हर जगह पर बहुत बुरी हालत है। तेजस्वी यादव ने जो कदम उठाया, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जो उन्होंने ये ऐलान किया है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी? देखिए, एक तरफ अगर वादा है तो ये चुनावी वादा है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको कारगर साबित करना बहुत टफ है। ये किसी भी सरकार के लिए, केवल तेजस्वी के लिए नहीं। अगर ये वादा आप अरविंद केजरीवाल भी करें तो भी तकलीफ है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करें तो भी तकलीफ है, और यही वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो भी गलत था, वो संभव है नहीं। देखिए अभी जो बिहार की राजनीति है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो उन्होंने वादा किया तो वो सत्ता में नहीं थे, वो सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अभी वो सत्ता में जब आए हैं तो लड़के नहीं आए हैं, समझौते के थ्रू आए, समझौते के मार्फत से आए हैं। तो अभी उनके जो वादे हैं वो निश्चित तौर पे अगर उनके वादे पे अमल करना होगा तो आप देखिए, अभी तो उनको शुभकामनाएं के अलावा और कुछ हम सब दे नहीं सकते, कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इसको बाइफरकेट मत कीजिए, खासकर अभी जो बोल रहे थे कि सरकारी नौकरियां प्राइवेट में मत जाइए, सरकारी का आपने वादा किया था। देखिए, हमारा हिंदुस्तान में पकौड़े वाले को भी हमने रोजगार बोला है, ऐसा केंद्र की सरकार ने बताया। तो जिस देश में पकोड़े वाले को भी हम रोजगार बोलते हैं, उसमें सरकारी क्या गैर सरकारी क्या, लोग रोजगार चाहिए, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए। वहाँ पे एक केवल श्रमिक सप्लाई स्टेट बन चुका है वो, वहाँ हमने कई वादे किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई वादे किए, लेकिन पूरा नहीं किए। ये अलग बात है कि उनका राजनीतिक जो भी उनकी सरकार आई हो नहीं आई हो, अकेले आए हो ना आए हो, ये अलग बात है। लेकिन अगर हमको कुछ वक्त देना चाहिए, इस युवा को, इस तेजस्वी को कुछ वक्त देना चाहिए, इतनी जल्दी सवालात नहीं करना चाहिए। भले ही 5 दिन में वहाँ रावण राज आ गया हो, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, ये उम्मीद थी कि भाजपा भी आया, रावण राज भी आएगा वहां भी। बिल्कुल, जैसे ही भाजपा ने सत्ता छोड़ा वहां रावण राज आ जाता है। ये हम पूरे पैन इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो
वो ऐसा होता है। लेकिन अगर ये 10 लाख रोजगार की बातें की है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो उससे उम्मीद करता है। नहीं बिल्कुल, उनका वादा है, एक उम्मीद है, एक उम्मीद है, और इस पर अब मौका भी दिया जाना चाहिए कि आखिर क्या करते हैं तेजस्वी यादव। मौका मिला है जी बिल्कुल अबू जी, उनको मौका मिला है जी, किस्मत ने उनको मौका दिया है, जनता ने उनको मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो होगा। ये सवाल आप बचा के रखिए, कुछ दिनों के बाद उसको बचा के रखिए। उन्होंने जो समय मांगा है, जो चीजें मांगी है, कितना वो उसमें खरे उतर पाते हैं, किस प्रकार से संधि वाली सरकार पे वो कारगर साबित हो पाता है, क्या अपने वादे पूरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये वक्त के ऊपर थोड़ा छोड़ देना चाहिए। फिलहाल ये इतने कठिन सवाल मुझे नहीं लगता कि युवा तेजस्वी से अभी पूछे जाना चाहिए। ये जरूर उनका वादा समय समय पर याद दिलाते रहे कि आपने जो वादा किया था किस तरीके से। आप तो कुछ भी सरकारी नौकरी दे, प्राइवेट दे, रोजगार के सृजन उपलब्ध कराए, इंडस्ट्री डाले या जो भी करे, रोजगार उपलब्ध उनके प्रदेश में हो, ये बड़े मायने रखता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मौका मिला, वो कर दिखाते हैं या नहीं, उनका वादा कितना सच होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। मैं नेमतुल्लाह साहब, अब दूसरा सवाल जो उठ रहा है तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि चीजें आएंगी कहां से, क्योंकि बिहार में पहले से ही बहुत ज्यादा गुर्बत है। 2021 और 22 और 23 का आप जो बजट देखिए, उस हिसाब से जो जानकार बताते हैं कि अगर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी तो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो चीजें, ये वसाइल आएंगे कहां से? इससे रिसोर्सेज पैदा किया जाएगा, रिसोर्सेज हमारे, और केंद्र से भी हम लोग प्रेशर डालेंगे, केंद्र से भी हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा, हम लोग एहतजाज, तहरीक जो करना पड़ा, केंद्र से हम लोग उसको लेंगे, प्रेशर डालेंगे। उसका जो हिस्सा हम लोग का हक है, उसको उससे नहीं, जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है, उसके लिए भी हम लोग कहेंगे जो उनको वादा पूरा करें। इसके लिए हम लोग उनसे गुहार लगाएंगे इसमें, और अपना रिसोर्सेज भी हम लोग पैदा करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम लोग। कुंतल कृष्णा जी, क्योंकि ये सवाल तो सर बहुत अहम है कि रिसोर्सेज मतलब कहां से, चीजें कहां से आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो वसाइल हैं वो आप कैसे पैदा करेंगे। आप एक तरफ वादा तो कर लेते हैं, ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उस चीज को जमीन पर उतारेंगे कैसे? कृष्णा जी, जी कृष्णा जी, शायद आपका लैपटॉप म्यूट हो गया, देखिए थोड़ा सा। कुंतल कृष्णा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद कुंतल कृष्णा जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, शायद आपका सिस्टम जो है म्यूट हो गया है। मैं असफर शमसी साहब आपके पास आना चाहूंगा। असफर शमसी जी, यह सवाल देखिए 2020 में भी उठा था, जब चुनाव से पहले ये चीजें तेजस्वी यादव ने उठाई थी। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि रिसोर्सेस कहां से आएंगे और ये चीजें आएंगी कहां से, और यही सवाल इस बार भी उठाया जा रहा है। बीजेपी फिर इसी पर सवाल कर रही है कि चीजें कहां से आएंगी। जो गठबंधन में हम लोग पहले थे, तो आप देखिए कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने किस तरह से काम किया, और लोग आने भी लगे बिहार में। मैं कुंतल जी आ रहा हूं दोबारा से। जी जी। और 17 जो है इथेनॉल फैक्ट्री खुली, कोका कोला की फैक्ट्री खुली, तो वो काम शुरू हुआ था, लेकिन वो काम अब रुकेगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहते थे, चूंकि वो सारे लोग वर्किंग कल्चर जानते हैं आरजेडी की, जी। और आरजेडी की मैं कुंतल कृष्ण जी आ रहा हूं आपके पास। जब उनकी वर्किंग कल्चर वो जानते थे, तो अब आप देखिए कि वो वही अपहरण उद्योग क्या होगा, अब अपहरण उद्योग होगा। नहीं, अगर मैं प्रोफेसर असफर शमसी साहब, अगर वाकई में बिहार में रोजगार की हालत इतनी ज्यादा खराब है, तमाम जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उनमें वाकई में स्कूलों में और कॉलेजेस में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स नहीं है, या दूसरे डिपार्टमेंट्स में लोगों की कमी है, तो सेंटर को भी तो इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए। ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए, लेकिन इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए सेंटर को हाथ बढ़ाना चाहिए। बराबर पॉजिटिव काम में सेंटर बराबर हाथ बढ़ाती है। आखिर 1,25,000 करोड़ जो दिया गया एडिशनल पैकेज क्यों दिया गया? सेंटर तो पॉजिटिव काम करती ही है, इसमें कहीं तो रहे है क्या? अगर आप देखेंगे कि आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, पूरी दुनिया जब कोरोना से त्रस्त थी, तो दुनिया में
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहां से साहब जो है वो चीजों को भेजा, दवाओं को भेजा। और अमेरिका जो इतनी बड़ी कंट्री है, वहां का डेथ केसेस देखिए, बिहार के अंदर देखिए कि किस तरह से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने काम किया, स्पीड अप किया। अब जो काम चल रहा था चैनल पर, लेकिन अब जिस ढंग के लेकिन ये आप लोगों ने मान लिया है कि सब कुछ बिहार को देंगे, जो आप गिना रहे हैं, स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी बीजेपी के करीब भी गए और उनसे वो रिश्ता टूट भी गया। नहीं, एक सेकंड सुनिए। स्पेशल स्टेटस का पैराफर्नेलिया होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो स्टेटस की बात हो जाएगी। हाँ। इसलिए स्टेटस कहना मुझे नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए कि उसके अगर कुंतल कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं दोबारा से आ रहा हूं सर, असफर साहब दोबारा से आ रहा हूं। कुंतल कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही थी जी। हमारे अबू साहब, हमारे जो काबिल दोस्त हैं, वो इस बात को भी बता दें कि पिछले लगभग 18 सालों से सूबे बिहार में वही काबिल से सत्ता पे, और 18 सालों से उन्होंने हालत ऐसी बना दी। आपकी रिपोर्ट भी कह रही है कि बिहार में जॉब की स्टेटस क्या है। तो आज के दिन में ये वही लोग उंगली उठा रहे हैं साहब। ये तो वही बात हो गई कि बरगद की बात करते हैं, गमले में खड़े लोग 18 सालों में इस बदहाल हालत में पहुंचा दिया। अब एक यंग आदमी आया है, नई सरकार, नई सोच आई है, उसकी नीयत ठीक है, वो तो कह रहा है कि हमने जो वायदा किया है वायदा निभाएंगे। तो कम से कम उसे थोड़ा वक्त तो दे। नहीं, असफर साहब कह रहे हैं कि सेंटर तो मदद करने के लिए तैयार है, सेंटर से तो जो मदद होती है वो बिहार को दी जा रही है। सेंटर से जो वाजिब मदद होनी चाहिए थी वो मांगते मांगते तो नीतीश कुमार थक गए, और इतने थक गए कि उन्होंने अपनी राह बदल ली। कौन सी मदद की बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब वाली बात करते हैं ये। चलिए ठीक है, मैं उचित शर्मा साहब, एक जो सवाल बहुत अहम है वो ये कि आप नौकरियों का तो ऐलान कर देते हैं। इससे पहले हमने देखा 2 करोड़ नौकरियां एक साल में देने का वादा किया गया। बिहार में 2020 में तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था वही फिर से ऐलान है और उसी पर चर्चा हो रही है। चीजें कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। और जो आंकड़ा मैं बता रहा था कि 22,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी अगर 10 लाख नौकरियां दी जाती हैं। जी बिल्कुल, ये आकलन पहले से करना चाहिए। चुनावी वादे हम कर तो देते हैं, मगर उस पर हम तामील कैसे हो, कैसे उस पर कार्रवाई हो, कैसे वो पटल पे आए, ये हम चर्चा बिल्कुल नहीं करते। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ वादा किए थे कि महंगाई भत्ता हम आपको देंगे। महंगाई भत्ते का जो आर्थिक बोझ हो रहा है वो मात्र 400 करोड़ का हो रहा है, लेकिन 400 करोड़ भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 22,000 करोड़ का मामला है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी चीजें अगर वादा करती है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि इसके पीछे आपकी ब्लूप्रिंट क्या है, इसके पीछे आप बताएं तर्क क्या है, आप पैसा कहां से लाएंगे, कैसे उसको लोगों को बांटेंगे, कैसे नौकरी देंगे। इस बातों पर सवाल करना चाहिए, सवाल होना चाहिए। ये दिक्कतें होती है कि सब आप चुनावी वादे पूरे आप बोल के आ जाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। आपके हम ऐसी नौकरियां देंगे, ऐसा महंगाई भत्ता देंगे, तमाम वादे कर देते हैं लेकिन होते नहीं है। उसका रोल मॉडल क्या होगा, उस तकनीकी रूप से कैसे पटल पे आएगी, पैसे की आवक कहां से होगी, वो चीज नहीं कर पा रहे। ये आलम है कि शराबबंदी का एक बड़ा वादा कांग्रेस सरकार का था, उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि 6,000 करोड़ की रेवेन्यू है छत्तीसगढ़ को। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकारें तो आता है, वादे तो कर लेती हैं, ऐलान कर दिए जाते हैं और उसका इंतजार होता रहता है, लेकिन इंतजार खत्म होता है, सरकारें चली जाती हैं और वादे पूरे नहीं होते हैं। अब एक बार तेजस्वी यादव ने फिर से ऐलान किया है, क्योंकि इनके ऐलान पर नौजवान इस वजह से भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये युवा है, नौजवान है, इस वजह से भरोसा कर रहे हैं कि शायद नौजवानों की जो परेशानी है, बेरोजगारों की जो परेशानी है, इस पर तेजस्वी यादव कुछ करेंगे। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव का ये जो वादा है कितना पूरा होता है, या महज ये भी एक जुमला ही साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उचित शर्मा साहब, कुंतल कृष्णा जी, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब और प्रोफेसर असफर शमसी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।